हम लोग बचपन से ये देखते आए हैं कि पानी में अगर नमक डाल दिया जाए तो वो नमक पानी में घुल जाता है। पर सादा नमक पानी में घुलता क्यों है? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। आप पूछेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके साथ एसोसिएटेड एक फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए देखते हैं कि पानी में ऐसा खास प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के कारण वो खास प्रॉपर्टी सादा नमक को अपने में घोलने जैसा प्रॉपर्टी क्यों आता है। तो एक सिंपल चीज़ से शुरू करते हैं। कंसीडर करते हैं एक हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस है और ये है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑर्बिटल। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वो बिल्कुल इस स्फीयर के सेंटर में सिचुएटेड होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, जो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज है, उसका सेंटर भी ऑब्वियसली यहीं पर कोइंसाइड करेगा। अब एक ऐसा ही एक और एटम कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन एटम ही। इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहीं पर बिल्कुल स्फीयर के सेंटर में रिसाइड करेगा। जब ये दो बॉन्ड बनाकर, कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, उस समय देखिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर का क्या होता है। पॉजिटिव चार्जेस को अगर कंसीडर करें तो उन दोनों के कारण उसका सेंटर इन दोनों के बीचों बीच सिचुएटेड होगा। और चूंकि नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी पॉजिटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहा था, इसीलिए जब ये बॉन्ड बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसके बाद नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी ठीक इसी जगह पे सिचुएटेड होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन एटम और ये फ्लोरीन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर इस स्फीयर के बीचों बीच होगा, सेंटर में होगा। और फ्लोरीन के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर बिल्कुल बीचों बीच इस स्फीयर के बीचों बीच होगा। जब ये दोनों बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, उस समय अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर देखें तो वो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑब्वियसली यहाँ पर 9 चार्जेस है न्यूक्लियस में और यहाँ पर 1 चार्ज है, इसीलिए थोड़ा फ्लोरीन के न्यूक्लियस के तरफ ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है ये मूव करेगा या सिचुएटेड होगा, क्योंकि इस चार्ज का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पर होगा, तो एक कॉमन सा जो सेंस है वो हमें ये बताएगा, चूंकि बॉन्ड बनाने से पहले पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पर था और इसके लिए भी बिल्कुल एक ही जगह पे था, इसीलिए जब बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर बना है तो यहीं पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड जब बनता है उस समय होता यह है कि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेता है। क्लासिकल सेंस में कहें तो अपने तरफ खींच लेता है, उसे हम ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकली अगर कहें तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, तो फ्लोरीन के तरफ एग्जिस्ट करने का प्रोबेबिलिटी उसका ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसे क्लासिकली कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन ने अपने तरफ खींच लिया। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उसे अगर फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी इसी डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा। तो अब सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट में कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये दो चार्जेस, चूंकि इसका सेंटर एक जगह पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और साथ ही साथ अगर इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। हेंस इस पूरे सिस्टम में एक टॉर्क अप्लाई होगा, जिसके कारण ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में हमें इस तरह का बिहेवियर दिखता है कि वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखा जाए तो वो अपने आप को उस फील्ड के हिसाब से ओरिएंट कर लेता है।
इसी तरह का प्रॉपर्टीज पानी के मॉलिक्यूल में भी दिखता है, जिसके कारण कि पानी का मॉलिक्यूल भी पोलर होता है। इसी के कारण इस तरह का बिहेवियर हमें दिखता है। जैसे कि नमक को अगर पानी में घोल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। अब अगर आप पानी के मॉलिक्यूल को देखें, सबसे पहले चलिए नमक के हम एक क्रिस्टल को देख रहे हैं। NaCl, सादा नमक NaCl, तो यहाँ पर सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन इस तरह से मिलके वो क्रिस्टल बनाता है। इसे पानी घोलता कैसे है? चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल को देखते हैं। एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम मिलके पानी का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के तरफ नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के तरफ पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाता है और ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जब इसके आसपास सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो पहुंचता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसे स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है, सोडियम आयन जो पॉजिटिव आयन है, इसे ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, और हाइड्रोजन एटम जो है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, वो क्लोरीन आयन को अपने तरफ खींच लेता है। इस तरह से क्रिस्टल से सोडियम आयन और क्लोरीन आयन स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होके पानी के मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच वाले जगह पे वो आयंस जाके सिचुएटेड हो जाता है, और हम इसी को सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं घुल जाना, नमक का पानी में घुल जाना। अब देखिए पानी जो पोलर बिहेवियर रखता है, इसके कारण अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पानी को रखा जाए तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप को ओरिएंट कर लेता है। इसके कारण एक बहुत ही बेहतरीन फिनोमेनॉन हमें दिखता है। यहाँ पर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है। ये उसका एक प्लेट, मेटालिक प्लेट है ये दूसरा प्लेट। अगर इन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी के दो टर्मिनल्स के साथ जोड़ा जाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो होगा क्या कि इसमें, इस वाले प्लेट में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले प्लेट में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम एक कंटेनर में पानी लेके ठीक इसके बीचों बीच रख देते हैं, तो ये पानी क्या करेगा, अपने आप को कुछ इस तरह से ओरिएंट करेगा और इन प्लेट्स में एक इन्फ्लुएंस डालेगा, जिसके कारण और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस प्लेट में आ जाएगा और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में आ जाएगा और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। हम कहते हैं कि पानी जो है वो डाई इलेक्ट्रिक है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये पानी का पोलर बिहेवियर के कारण होता है। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को ओरिएंट करता है, जिसके कारण इस तरह का बिहेवियर हमें दिखता है। ये दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट, ये नेगेटिव वाला प्लेट है, ये पॉजिटिव साइड वाला प्लेट है। ये क्या करेगा, सबसे पहले देखिए ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव प्लेट से लेके नेगेटिव प्लेट तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब अगर पानी के मॉलिक्यूल्स रहे यहाँ पर बीच में, अगर एक कंटेनर में पानी लेके अगर डाल दिया जाए, तो देखिए पानी का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड में ये खुद को ओरिएंट करेगा। किस तरह से ओरिएंट करेगा, ये जो पॉजिटिव साइड है, हाइड्रोजन वाला जो पॉजिटिव साइड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड होगा, और ये जो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव साइड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड होगा और ये कुछ इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएगा। अब देखें मजेदार बात, ओरिएंटेशन के बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हाइड्रोजन की तरफ जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस नेगेटिव प्लेट के तरफ और ज्यादा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। आप सोचेंगे एक मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, दो चार मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। 18 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 पानी का मॉलिक्यूल होगा। तो आप सोचिए यहाँ पर कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब उतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स रहे तो वो क्या इन्फ्लुएंस डाल सकता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को लगभग 80 टाइम्स बढ़ा देता है पानी, अगर बीच में पानी डाल दिया जाए
तो अब देखिए ये जो नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड भी कुछ इसी तरह का इन्फ्लुएंस डाल रहा है, ये और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ खींच के लाता है। इस तरह से प्लेट में चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम कहते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ गया। ये होता है पोलर मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन के कारण। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इन पोलर मॉलिक्यूल्स में इस तरह का खास बिहेवियर होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटेंसिवली सबसे पहली बार स्टडी किया था पीटर डेबाय ने। पीटर डेबाय एक डच अमेरिकन साइंटिस्ट थे। वैसे इनके सरनेम का डच प्रोनाउंसिएशन होता है डबेय, लेकिन अमेरिकन्स के लिए ये प्रोनाउंस करना मुश्किल था, तो वहाँ पर जाके यही सरनेम यही बन गया डेबाय। चलिए, इन्होंने एक्सटेंसिवली रिसर्च किया था पोलर मॉलिक्यूल्स पे और उनके डाइपोल मोमेंट्स पे, जिसके कारण उनको 1936 में नोबेल प्राइज मिला था। अब चलिए देख लेते हैं ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट समझने से पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो देखिए, दो चार्जेस का सिस्टम, एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरा नेगेटिव चार्ज, और दोनों में इक्वल अमाउंट का अगर चार्ज रहे, देखिए चार्ज का अमाउंट इक्वल होना होगा और साथ ही साथ दोनों का नेचर अपोजिट होना होगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और उन दो चार्जेस के बीच अगर एक सेपरेशन रहे तो फिर इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट। इसके नाम को अगर देखें तो इसमें मोमेंट है। मोमेंट कहाँ रहता है? जहाँ पर रोटेशनल मोशन एसोसिएटेड होता है, जहाँ टॉर्क एसोसिएटेड होता है, उन सब जगह पे मोमेंट शब्द आता है। तो ये डाइपोल का मोमेंट, अगर आप रोटेशन के साथ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिलेट करना चाहे तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तब इसमें पॉजिटिव चार्ज में एक तरफ और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा? टॉर्क क्रिएट होगा यहाँ पर, जो टॉर्क इसे रोटेट करेगा। अब आप गौर करें, वो जो टॉर्क है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? टॉर्क डिपेंड करेगा इस फोर्स पे और इन दो फोर्सेस का बीच का जो डिस्टेंस है उस पे, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डाइपोल के साथ एंगल बना रहा है, या फिर कहें ये जो फोर्स इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन वो एंगल तो इस डाइपोल का इनहरेंट बिहेवियर या इनहरेंट क्वालिटी है नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब इसके इनहरेंट प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट पे बात करेंगे तब हम उसे एसोसिएट करेंगे इस फोर्स के साथ और इस डिस्टेंस के साथ। तो देखिए, ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का इंटरनल बिहेवियर या इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये फोर्स डिपेंड करेगा इस चार्ज पे, जो चार्ज इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक इनहरेंट प्रॉपर्टी है। तो हम ये जो डाइपोल मोमेंट है उसे हम एसोसिएट कर सकते हैं इस चार्ज के साथ, और साथ ही साथ इन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के साथ। तो डाइपोल मोमेंट, जिसे कि P से डिनोट किया जाता है, हम कह सकते हैं ये होता है चार्ज, कोई एक चार्ज, दोनों चार्जेस नहीं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, किसी को भी कंसीडर कर ले, वो चार्ज उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे कि हम 2a मानते हैं, ये कन्वेंशन है। तो चार्ज, कोई भी एक चार्ज और दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये होता है डाइपोल मोमेंट। देखिए, डाइपोल मोमेंट जो है समहाउ ये टॉर्क के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि हमने देखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें टॉर्क लगता है। तो ये जो मोमेंट है डाइपोल मोमेंट, इसे वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर इस P को, दैट मीन डाइपोल मोमेंट को, अगर वेक्टर होना है तो इन दो क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होना होगा। यहाँ पर चार्ज, ये तो वेक्टर हो नहीं सकता, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है। ये जो 2a जो डिस्टेंस है, इसे हम वेक्टर बना सकते हैं। देखिए 2a क्या है? 2a है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बना दें तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। अब किससे किसका डिस्प्लेसमेंट? क्या पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज? कौन सा डायरेक्शन हम कंसीडर करें, दैट मीन कौन सा डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करें? यहां पर मैं आपको बता दूं
कि केमिस्ट्री एक कन्वेंशन फॉलो करता है। केमिस्ट्री फॉलो करता है ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि फिजिक्स एक दूसरा कन्वेंशन, इसका ऑपोजिट कन्वेंशन फॉलो करता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। चलिए इस डिबेट में नहीं जाते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये डिफरेंस क्यों है। फिलहाल हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का कन्वेंशन को हम फॉलो करेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। तो ये जो डिस्टेंस 2a था, अब ये डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो गया और ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अब डाइपोल मोमेंट अगर इसे वेक्टर के फॉर्म में हम कंसीडर करें तो ये होता है चार्ज इनटू यही वाला वेक्टर 2a वेक्टर, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। केमिस्ट्री के हिसाब से यह डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब चलिए देख लेते हैं यह डाइपोल मोमेंट जो है इसका यूनिट क्या होता है। सबसे पहले एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट होना क्या चाहिए, देखिए चार्ज के लिए कूलॉम और ये जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट कह ले वेक्टर के तौर पे जो भी है, इसके लिए यूनिट होगा मीटर। तो कूलॉम मीटर होगा डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट। लेकिन ये जो यूनिट है ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। नॉर्मली डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में। अब वो मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा है, उसमें चार्ज जो अलग अलग पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में जो चार्ज सिचुएटेड होता है या वर्चुअली सिचुएटेड होता है, उसका अमाउंट बहुत कम होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम होता है। इसीलिए ये कूलॉम मीटर एक कन्वेंशनल यूनिट नहीं होगा डाइपोल मोमेंट को मेज़र करने का। इसीलिए एक और यूनिट को डिराइव किया गया या बनाया गया फॉर मेजरिंग द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसे पीटर डेबाई के नाम से ही नाम दिया गया, डेबाई। इस यूनिट को नाम दिया गया डेबाई। अब मैं आपको बता दूं डेबाई और कूलॉम मीटर के बीच का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है, 1 कूलॉम मीटर इज इक्वल टू दिस नंबर, दिस इज अ स्पेशल नंबर। ये क्या है, ये है लाइट का स्पीड, मीटर पर सेकंड में लाइट का स्पीड इनटू 10 टू द पावर 21 इतना डेबाई। वेल अब कुछ मॉलिक्यूल्स का हम डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं। देखिए ये पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 1.85 डेबाई, और ये है अमोनिया NH3, उसका डाइपोल मोमेंट है 1.42 डेबाई। और जैसा हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट होता है 1.86 डेबाई। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऑब्वियसली जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और साथ ही साथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे टॉर्क अप्लाई होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जो ये डाइपोल बनाएगा, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 सिनेरियोज होगा। एक सिनेरियो तो ये कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का जो एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ये हो गया इसका एक्सिस, दोनों चार्जेस के सेंटर से पार होता हुआ लाइन जो है ये इसका एक्सिस है। इस एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट पे प्रोपोर्शनल है। और मैं आपको बता दूं ये जो R है, इस डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं। इसे हम आगे के वीडियोस में डेराइव भी करेंगे। अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं कि जब पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में होगा इस डाइपोल के। इक्वेटोरियल प्लेन कैसा प्लेन होता है, इक्वेटोरियल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जो कि इस डाइपोल के सेंटर से पास होता है, और साथ ही साथ ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल इस सरफेस पे इस प्लेन पे नॉर्मल होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। इस इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम आगे मेजर करेंगे। यहाँ पर भी वही बात है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट पे, और साथ ही साथ ये R जो है, जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं उस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों के लिए जो पॉइंट सिचुएटेड है वो पॉइंट इस डाइपोल से काफ़ी दूर है, या फिर कहें ये R जो है, R इस डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है।
आगे के वीडियोस में हम इन दोनों एक्सप्रेशन को डिराइव भी करेंगे। और तीसरा सिनेरियो, जब इस डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसमें एक टॉर्क अप्लाई होगा। वो टॉर्क बराबर होता है डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन वीडियोस का लिंक आपको स्क्रीन पे यहीं पर मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।